हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई नो दैट यू आर फीलिंग वेरी स्कैर्ड, वेरी समटाइम्स डिमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड एज वेल। लग रहा होगा कि अरे यार, शायद कम तो नहीं पड़ जाएगा, जो पढ़ा होगा उसमें से पेपर आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ क्या होगी। और आपके जो शुभ चिंतक यूट्यूबर्स है वो भी इस तरह के वीडियोस बना बना के आपको और डराने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस बार ऐसा पेपर आ सकता है, वैसा पेपर आ सकता है। पहली बात तो किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट सम 2-3 thousand व्यूज, 200-500 रुपए कमाने के लिए कुछ भी ब्लफ फैला रहे हैं। तो जस्ट सिंपल रिक्वेस्ट, इस चीज से थोड़ा सा बचो कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि जैसा भी पेपर आएगा आपको एनी हाउ सॉल्व भी करना है उसको। लाइक यू कैन नॉट रेज योर हैंड एंड से कि अरे यार ये वाला मजेदार पेपर नहीं है, दूसरा दे दो। यू कैन डू इट। सो इफ यू कैन, if you can't control the thing which is not in your hand, so why you are just worried about it? It's a very good quote that control the controllables, that's it. So control करो जो कंट्रोल हो सकता है, अनकंट्रोल्स के पीछे मत जाओ। ठीक है। सो जो कंट्रोल हो सकता है उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। 2023 के पीवाईक्यूज हमारे बचे थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। और एक चीज मुझे और शेयर करना है तुमसे, ऑल्दो ये मेरे से फॉलो होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बट एक शेड्यूल के अगले वीडियोस कितने तारीख को आएंगे, कौन से यूनिट के आएंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 1 वीक। सो हियर इज द शेड्यूल एंड आई एम ट्राइंग कि ये मैं कर सकूं। ठीक है। सो क्या है शेड्यूल ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस, क्या क्या रहेंगे हमारे पास में। 15 जून को, आज 13 जून है जिसमें तुमको ये वाला वीडियो मिलेगा। 15 जून को प्लांट फिजियो कवर करेंगे अपन भाई, 2019 to 23। देन जेनेटिक्स, एनिमल फिजियो में यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो आई स्पेशलाइज इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, बट आई वॉन्ट रिकमेंड कि तुम इसको तैयार करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टीडी वो ट्रिकी यूनिट है कि मतलब आप कितना भी पढ़ लो आप कभी गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ इतने सवाल इससे बनने ही वाले हैं। तो एनिमल फिजियो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ऑल्दो मैं एग्जाम के बाद इसके पीवाईक्यूज कवर कराऊंगा, बट अभी नहीं। जेनेटिक्स हम कवर करेंगे, जेनेटिक्स बहुत अच्छी यूनिट है। इकोलॉजी इवोल्यूशन डेफिनेटली हम इसके बाद कवर करेंगे। सो दीज आर गोइंग टू बी द डेट्स, क्योंकि इनके प्रेपरेशन में भी टाइम लग रहा है। अब ये फाइनल डेट्स है, हो सकता है कि मैं इसको जल्दी भी कवर कर दूं, हो सकता है कि हम 20 के आसपास भी इसको कवर कर लें, मतलब ये फाइनल डेट्स है, इस तक आपको मिल जाएगी चीजें। आई एम ट्राइंग कि ये फॉलो हो जाए, बट बीच में इंजरीज वगैरह और ये सारी चीजों के कारण, और बेसिकली मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है तो मुझे अकेले ही सब देखना होता है, और 2 लोग ही हैं हम, 3-4 लोग, मतलब 4 लोग हैं हम। तो 4 लोग हैं तो, और फिर सबके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, वीडियोस वगैरह पूरा मुझे खुद ही करना होता है, तो थोड़ा सा तुम समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो? हाँ, चलो ठीक है। सो या ये तुम्हारे पास शेड्यूल है। बाकी मॉक टेस्ट भैया जो पीबीपीटीएस वाले लोग हैं, तुम्हारे मॉक टेस्ट चल ही रहे हैं। 5th मॉक आज शाम को या कल तक आ जाएगा, उसको अच्छे से कवर करो। और 16th को अपन लाइव सेशन में मिलेंगे, तब आगे बात करेंगे क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, चलो। So what we are discussing today, we are discussing the shift 1 of June 2023। आज 2023 के 4 पेपर्स अपने को कवर करना है, 2 शिफ्ट 1-2 जून में और 1-2 शिफ्ट आपका दिसंबर में। सेक्शन बी से शुरू करेंगे, एज यू ऑलरेडी नो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर। होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स के बारे में क्वेश्चन है। सो व्हाट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, द होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट्स। तो स्पेसिफिकेशन पे सवाल पूछा गया है आपसे, वापस रिपीटेड थीम है। Which one of the following identities would you expect if the ultra bithorax gene is deleted? Now the question is very direct, very direct. अल्ट्रा बायोथोरेक्स जीन क्या करता है भैया? तो अल्ट्रा बायोथोरेक्स जीन का मेजर काम क्या है? अगर वो म्यूटेट हो जाएगा तो आपके यहाँ पे डबल थोरेक्स डेवलपमेंट होगा, दैट्स व्हाई द नेम इज बायोथोरेक्स। 2 थोरेक्स बन जाएंगे, बाय का मतलब सीधा क्या होता है? डबल। सो बायोथोरेक्स। तो यूबीएक्स जीन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे देख लो भैया कहाँ लिखा हुआ है कि 2 थोरेक्स के बारे में बात होगी। 2 थोरेक्स के बारे में 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो 4th ऑप्शन देखो, द फर्स्ट एंड सेकंड थोरेक्स 2 जगह बात लिखी हुई है। सेकंड थोरेक्स सेगमेंट लूजेस विंग्स, ये तो एक अलग बात कर रहा है। थर्ड थोरेक्स सेगमेंट डेवलप हाल्टर्स, ये भी, ये दोनों को एक काम के ही नहीं है। बायोथोरेक्स नाम पकड़ो। द थर्ड thoracic segment is transformed to another second thoracic segment and a fly with 4 wings। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, एक और एक 2, और थोड़ा सा दिमाग का कॉमन से इस पे लगाया जाए बायोथोरेक्स, तो भी ये निकाला जा सकता है कि हाँ यार 2 में से होना चाहिए ऑप्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। क्या फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी? हमको पता होना चाहिए कि यूबीएक्स करता क्या है बेसिकली। तो अल्ट्रा बायोथोरेक्स भाई साहब, अगर आपका जो जीन है इसके अंदर कुछ खराबी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेटेड पूछा है, डिलीशन पूछ लिया उसका, तो अगर उसका डिलीशन हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पेसिफाइंग और द, यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ halters एट T3। जो आपका सेगमेंट थोरेसिक सेगमेंट थर्ड है उसके ऊपर हल्टेयर डेवलपमेंट। हल्टेयर क्या है भैया? आपके बैलेंसिंग ऑर्गन्स। तो बैलेंसिंग ऑर्गन डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? अल्ट्रा बायोथोरेक्स। बट ये तो डिलीट हो गया, तो ये वाला प्रोसेस तो खत्म हो गई, तो फिर क्या होगा? तो अगर ये डिलीट हो जाता है आपका, तो जो T3 है
वो भाई साहब आपका T2 की तरह काम करने लगता है और वहां पे फिर 2 विंग्स और डेवलप हो जाते हैं। सो बेसिकली होना ये चाहिए था कि T2 पे नॉर्मली जो होता है कि 2 विंग्स डेवलप होता है और T3 पे आपका बैलेंसिंग ऑर्गन आ जाता है जिसको हम हल्टेयर बोल रहे हैं। तो 2 विंग्स और आपका यहाँ पे हल्टेयर्स आ जाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। बट क्योंकि यहाँ पे यूबीएक्स जो है वो डिलीट हो चुका है तो आपका यहाँ पे हाल्टेयर डेवलपमेंट नहीं होगा और इसलिए जो आपका T3 होगा उसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे, 2 इस तरीके से आपके विंग्स आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? सो अब यहाँ पे क्या बोला गया था अपने को कि हाँ ये सही बात है, अगर आपका डिलीटेड होगा तो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट जो होगा वो आपका अनदर सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में बदल जाएगा और यहाँ पे एक मक्खी जो बनेगी उसके अंदर क्या कितने विंग्स हो जाएंगे, 4 विंग्स हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है 2 विंग और 2 हाल्टेयर्स होते हैं, ये नॉर्मल स्थिति थी। लेकिन यूबीएक्स नहीं है तो फिर ये वाली स्थिति। आई होप ये समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्टर्स का थोड़ा सा फंक्शन अगर मुझे बता सकते हो तो एक बार एक्टिव रिकॉल करके बताओ कमेंट में व्हाट दे डू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, clonogenic neoblast are involved in planarian which is flat form regeneration. This is an example of, so here मैंने पिछले वीडियो में बताया है वैसे तुमको कि मॉर्फोलैक्सिस का क्या मतलब होता है, एपिमॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है ना, और कंपनसेटरी रीजनरेशन क्या होता है, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन क्या होता है। अगेन दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि नियोब्लास्ट के बारे में क्वेश्चन है। और नियोब्लास्ट क्या होती है आपकी, नियोब्लास्ट आर योर स्टेम सेल्स। So if you know this basic concept that neoblasts are your stem cells, so you can just eliminate the question. Yeah, it is. So आंसर क्या है इसका, सीधा सीधा स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। तो दिमाग ही नहीं लगाना था इसके अंदर। दिस इज योर डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। और बाकी अगर आपको दूसरे ऑप्शंस के बारे में पता करना है तो लास्ट वीडियो जो है डेवबायो का 2019 से 2022 के पेपर्स में, उसमें ये बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस्ड है। एपिमॉर्फोसिस का क्या मतलब है, मॉर्फोलैक्सिस इसका मतलब नहीं कि अभी बात नहीं कर सकते हम लोग, बट कोई मतलब नहीं है। जैसे लिवर वाला एक जो क्वेश्चन था कंपनसेटरी रीजनरेशन वाला, उस पर अपन ने बात की थी। फिर एक रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात की थी, एक हमारे जो ऑलरेडी नए डेवलपमेंट्स के बारे में बात की, वो सारी बातें हो चुकी है तो वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। I think now we are moving on to section C. Yeah, it is section C. Let's start with the first one. What it talks about. Following statements are made regarding animal development. ठीक है, animal development में सवाल पूछ लिया है, developmental biology तो animal development पे आना ही है। The cell is first specified towards a given fate, suggesting that it would develop into this cell type even in the neutral environment. पहला स्टेटमेंट हमको ये दे रखा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि द सेल इज फर्स्ट स्पेसिफाइड टुवर्ड्स अ गिवन फेट। ठीक है भैया, एक पर्टिकुलर फेट की तरफ हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है। तो कमिटमेंट के 2 स्टेप्स होती है, अपन ये जानते हैं। कमिटमेंट में पहले होता है स्पेसिफिकेशन जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ना, और स्पेसिफिकेशन के बाद क्या होता है डिटर्मिनेशन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका सेल कमिटमेंट बनाते हैं कि वो किधर कमिटेड है। गेटिंग इट? सो यहाँ पे पहले बोला है कि वो पहले स्पेसिफाई हो जाएगी किसी पर्टिकुलर फेट किस्मत की तरफ, सजेस्टिंग दैट इट वुड डेवलप इनटू दिस सेल टाइप। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, इवन इन द न्यूट्रल एनवायरनमेंट। एक तो ये बात हो गई है ना, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा तो होता ही है, हर जगह ही होता है ये कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फेट की तरफ जाती है वो, और उससे हमको समझ में आता है कि इस तरह का सेल बनने वाला है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में। होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन ट्यूनिकेट्स। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज जो होता है वो आपका नेमेटोड्स में और मैमल्स, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रोटेशनल और होलोब्लास्टिक हमारे अंदर देखने को मिलता है और नेमेटोड्स में देखने को मिलता है। ट्यूनिकेट्स में जो देखने को मिलता है वो ट्यूनिकेट्स वाला जो डेवलपमेंट है वो कौन सा है वो तुम बताओगे। ट्यूनिकेट्स में कौन सा क्लीवेज होता है सर, कमेंट में बताओ आप। मैंने टेबल बोला था याद करने के लिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमने याद कर ली होगी। ट्यूनिकेट्स इट्स इंपॉर्टेंट सवाल आता है। इनफोल्डिंग ऑफ अ शीट, सॉरी ऑफ अ शीट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इंग्रेशन। तो इंग्रेशन इसको बोलते हैं क्या, जरा ध्यान से देखें। अगर तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक शीट की इनफोल्डिंग हो रही है ऐसे, लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये इंग्रेशन है क्या? नहीं, ये इन्वोल्यूशन है। क्या ये इन्वोल्यूशन है? या तुम अगर सिर्फ इनफोल्डिंग बोलना चाह रहे हो तो इन्वेजिनेशन कहो ना यार, ये इन्वेजिनेशन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज काइंड ऑफ इन्वेजिनेशन नॉट इंग्रेशन। सो सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, होलोब्लास्टिक क्लीवेज बी भी एलिमिनेट हो जा रहा है, तो बी यहाँ से एलिमिनेट किया, सी यहाँ से एलिमिनेट किया, आंसर क्या है ए एंड डी। डी वैसे तो सही हो गया लेकिन देख लो एक बार क्या दिक्कत डी में। तो क्या बोल रहा है ये कि आपका डी का गया, हाँ, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सी एच इन एम्ब्रियोस। या इट इज, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। और पहला स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है कि कंडीशंस जो होंगी वो अगर फेट रखेंगी, आई मीन सेट रहेंगी, तो उसका गिवन फेट जो होगा वो आएगा। सही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन, अगले पे चलते हैं।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्फीबियन अर्ली वापस वही डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन। इसके बारे में पहला क्या बोल रखा है? पहला स्टेटमेंट दिया है न्यूक्लियर सेंटर आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इज इट? न्यूक्लियर सेंटर मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, पक्का श्योर हो तुम? नहीं यार, न्यूक्लियर सेंटर मेसोडर्मल नहीं होता है, न्यूक्लियर सेंटर हमारा क्या होता है? एंडोडर्मल। यहाँ पे गलती है, क्या गलती है? ये एंडोडर्मल होना चाहिए था। न्यूक्लियर सेंटर इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, पहला तो ए तो गलत हो गया, ए गलत हो गया तो ये एलिमिनेट हुआ, फोर्थ एलिमिनेट हुआ। हमारे पास बी सी और बी डी में से है, तो बी अगर एलिमिनेट कर लेंगे तो हम बी सी बी डी में से पता चल जाएंगे। Chondrin, noggin, and goosecoid are secreted by the organizer. I think it is correct. They are secreted by organizer या स्पेमिन organizer. तो वो ये इसको secrete करते हैं, जिसकी वजह से dorsoventral axis का ये क्या करते हैं? पैटर्निंग करते हैं। dorsoventral axis की पैटर्निंग इसी के बेसिस पे होती है। तो बी तो सही है, अगर बी सही है तो फिर खत्म हो गई बात, बी एंड सी ओनली आंसर हो गया इसका, तो दिमाग नहीं लगाना था। फिर भी एक बार सी देख लो भैया। द डिफॉल्ट फेट ऑफ ectoderm is to become neural tissue. Definitely it is. लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि न्यूरल टिश्यू बनाने के साथ साथ वो एक्टोडर्म के साथ में आपका क्या होता है? एपिडर्मल डेवलपमेंट्स भी होते हैं, बट वो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है डिफॉल्ट फेट, तो ये सही बात है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्टली क्या बोला है? बीएमपी लेवल्स आर हाई इन द प्रिजम्पटिव डॉर्सल मेसोडर्म। आई थिंक इट शुड बी नॉट डॉर्सल, इट इज वेंट्रल मेसोडर्म। डॉर्सल में आपका बीएमपी नहीं होता है, वहां तो बीटा कैटेनिन वाला सेटअप चलता है, तो वो तो बीएमपी को इनहिबिट करके रखता है, तो डॉर्सल नहीं, वहां पे क्या है? यहाँ पे वेंट्रल होना था, ये गलत हो जाता है। सही है। देखो कितनी छोटी छोटी डिटेल्स है क्वेश्चन के अंदर, जिससे क्वेश्चन घूम जाता है। डेव बायो वैसे थोड़ी सी ट्रिकी यूनिट हो जाती है, क्योंकि छोटी डिटेल्स याद नहीं रहती है। अगर तुमको ये चीजें याद रहती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स अ वेरी गुड यूनिट टू गो फॉर। गलती होने के चांसेस कम है यहाँ पे फिर, बट द क्वेश्चन इज डू यू रिमेंबर दो स्मॉल डिटेल्स? यस और नो? या खुद से पूछो। नेक्स्ट, नाउ हियर्स अनदर क्वेश्चन, अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड क्वेश्चन, वेरी इजी वन एज वेल, बट हाँ डिजाइनिंग बहुत अच्छी है सवाल की। जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमारा सवाल। The following pattern of gene expression were obtained after activating Notch1 receptor with two different ligand DII1 and DII4। ठीक है, कोई बात नहीं। तो DII1 को मैं बोल दे रहा हूँ A, और DII4 को मैं बोल दे रहा हूँ B। तब बार बार बोलने की बजाय इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, A and B। Which of the following statement depict the correct interpretation of the observation? Let's start. First observation क्या बोला है इन्होंने? The notch pathway ligands A and B both bind to the notch1 receptor but activate different downstream effector with similar dynamics. Now this is a very beautifully articulated question. ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो। नॉच पाथवे के जो लिगेंड्स है A और B, जिसको हमने बोला है 1 and 4 ऑब्वियसली, वो आपके नॉच1 रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं। जरा देखिए इधर, हाँ ये बात तो सही लिखी है, देखो नॉच1 रिसेप्टर से बाइंड कर तो रहा है, यहाँ तक तो बात सही है। ये नॉच1 रिसेप्टर है, यहाँ पे भी नॉच1 रिसेप्टर है, दोनों इससे बाइंड कर रहे हैं। हियर इज नॉच1, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक। बट एक्टिवेट डिफरेंट डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स, तो क्या डिफरेंट डाउनस्ट्रीमिंग इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है क्या ये? नहीं, सेम डाउनस्ट्रीमिंग इफेक्टर्स हैं। एनआईसीडी जो है वो तो सेम है दोनों में, देखो ना शेप, देखो दोनों का शेप दोनों का सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, फिर ये डिफरेंट नहीं है। ये आ रही बात समझ में? अगला तो ये गलत हो गया। अगला क्या बोल रहा है? ए इंड्यूसेस सस्टेन्ड रिस्पॉन्सेज विच प्रेफरेंशियली एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन टारगेट हिस1। तो जो आपका ए है, ए कौन सा था? DII1, DII1 हमारा ये है, ये सस्टेन्ड रिस्पॉन्सेज इंड्यूस करवा रहा है। नहीं यार, ये तो पल्सेटिंग रिस्पॉन्सेज दे रहा है, देखो ये पल्स आ तो रही है बार बार, ये बढ़ रहा है घट रहा है। हाँ ये ध्यान देना, इसकी बाइंडिंग जो है वो सस्टेन्ड है, लिगेंड टाइम के हिसाब से ये बाइंडिंग सस्टेन्ड है, बट जो एक्टिविटी आ रही है यहाँ पे देखो, उसने ये नहीं बोला है कि उसकी जो लिगेंड बाइंडिंग है वो सस्टेन्ड है, उसने बोला है कि रिस्पॉन्सेज सस्टेन्ड है। रिस्पॉन्सेज किससे देखते हैं अपन? एक्टिविटी से देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी है ये बातचीत, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ट्रिकीनेस है, तो यार ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ? डिफरेंट इफेक्टर हो गया है यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम इफेक्टर विद डिफरेंट डायनामिक्स, सिमिलर डायनामिक्स, यहाँ पे डिफरेंट डायनामिक्स है। ये तो ए हो गया। बी के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे बी जो है वो गलत लिखा हुआ है, आई मीन 2 जो है वो गलत है। 3 क्या दिया है? बी इंड्यूसेस पल्सेटाइल रिस्पॉन्सेज इन रिस्पॉन्स टू NICD विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटिंग HER1। तो HER1 तो वो कर रहा है बिल्कुल, लेकिन HER1 तो है वो तो सस्टेन्ड है। देखो ध्यान से, NICD जो है उसने एक बार में चालू किया, वो पूरा सस्टेन्ड है। तो ये दोनों उल्टा लिखा है, पता है, ये सस्टेन्ड यहाँ से उठ के अगर नीचे लिखा होता और ये पल्सेटाइल ऊपर लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होते दोनों, बट ये दोनों उल्टे लिखे हैं, इसलिए दोनों गलत हो गए। और ए क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स नहीं है, एक ही है NICD, और फिर वो आपका जाके काम कर रहा है।
आखिरी, the Notch pathway ligand A and B both bind to the Notch 1 receptor but activate the downstream effector NICD. बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ तक. With different dynamics, definitely this is true. Different dynamics के थ्रू वो सब काम कर रहे हैं और यही वाला जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बात समझ में आई होगी. बहुत ही प्यारा सवाल था ये, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से बन सकता था. 4 नंबर बढ़िया मिल सकता था. नेक्स्ट, और अभी 1 साल पहले का ही सवाल है तो ज्यादा पुराना भी नहीं है. Following statement were made regarding regeneration in different organisms. Again, regeneration का question है. The regenerating blastema cell in amphibians retain their specification even when they de-differentiate. Yeah, this is something very interesting. हम बात करेंगे इसके ऊपर. तो ये बात जो है, ये स्टेटमेंट जो है, अगर तुमने एम्फीबियन डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो तुमने इसके बारे में पता होगा कि जब ब्लास्टेमा सेल्स बनती है, ब्लास्टेमा जो होती है वो वहां पे स्टेम सेल कहलाती है. तो जो स्टेम सेल्स बनती है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो ब्लास्टेमा है ये डी डिफरेंशिएटेड है. तो ये जो डी डिफरेंशिएट होती है और आगे जाके दूसरी सेल्स को बनाती है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है एम्फीबिया में, तब इनके अंदर ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के थोड़े ट्रेसेस रह जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो रीजनरेटिंग ब्लास्टेमास होती हैं ये क्या करती है, अपना जो ओरिजिनल रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन, मतलब जो पहले इनका जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन था उसका थोड़े बहुत ट्रेसेस जो रहते हैं इनके पास में वो रहते हैं. तो ये बात ध्यान रखने वाली थी. तो ए तो सही है. अगर ए सही है तो फिर ए की बचता है कि ए ओनली ही आंसर हो सकता है, क्योंकि ए अगर पता है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है. आगे फिर भी दूसरे भी देख लेते हैं अपन. यहाँ पे बी को भी देख लेते हैं एक बार. बी हो सकता है सही हो. A transgenic hydra when made to misexpress 3-catenin will show numerous ectopic tentacles. ये वाली जो बात है ये भी सही है. यहाँ पे ये 3-catenin नहीं है, ये बीटा-कैटेनिन है. इसका थोड़ा सा ऐसा हो गया, डंडा गायब हो गया इसका, इस बीटा-कैटेनिन. तो ट्रांसजेनिक हाइड्रा जो है जब उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन हो जाता है बीटा-कैटेनिन का तो उसके अंदर एक्टोपिक टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं. ये बात भी बिल्कुल सही है. आ रही बात समझ में? ऑल करेक्ट पूछा था आपने से, है ना. उसके बाद अगला क्या है, इन प्लेनेरिया इफ द WNT pathway is activated then the posterior blastema would regenerate a head. तो यार posterior blastema कभी भी head कैसे बनाएगी यार, वो तो tail बनाएगी ना. It's going to form tail. That's why it's not correct. The regenerating blastema is formed in the mammalian liver. तो बेटा mammalian liver में कभी भी regenerating blastema नहीं बनती है. mammalian liver में compensatory regeneration होता है. और ये इसको अगर डिटेल में जानना है तो लास्ट वीडियो में एक बार देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है compensatory regeneration का क्या मतलब होता है. तो यार D is wrong, C is wrong, B is correct, A is correct, but the option does not talks about B only. That's why the only statement that we can concern or we can pick with the option is one only. I mean A only. Let's start. Okay भैया, ये वाली क्वेश्चन देख लेते हैं. एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? नहीं, आई थिंक सही है. लेट्स स्टार्ट भैया. क्या है? The following figure represents the interaction between different blastomere in a 4-cell stage of C. elegans embryo. C. elegans embryo के 4 अलग-अलग ब्लास्टोमियर के इंटरेक्शन के ऊपर ये फिगर दिया हुआ है और उस इंटरेक्शन में पूछा गया है. पहला बोला है रिमूव P2 नॉर्मल मूव. एक मिनट रुक जाओ. MS E fate adapted from verb to. यार यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, मैं चेक करने दो मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. राइट. सो यहाँ पे एक रिकरेक्शन है. रिकरेक्शन क्या करेक्शन है कि यहाँ पे है ना वो जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ पे आ गया था. एक्चुअल क्वेश्चन ये है हमारे पास में. द फॉलोइंग फिगर represents the interaction between different blastomere in a 4-cell stage of C. elegans embryo. C. elegans embryo के बारे में बात लिखी गई है और आपसे पूछा गया है कि आगे की कहानी क्या है. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द अबाउ. इसके बारे में हमको इंटरेक्शन के लिए दे दिया फिगर और उससे रिलेटेड कुछ हमको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दिए. हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताने का है. The fate of EMS blastomere is autonomously specified. तो देखो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हम क्या बोल रहे थे. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हम बोल रहे थे कि भैया कोई एक जो सेल होती है आपकी उसको कौन सा फेट लेना है उसके लिए जो उसको चाहिए होता है वो सब उसके अंदर ही मिल जाता है. मतलब उसको मदर से मिल जाता है या खुद के उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं और वो अपना फेट डिसाइड कर लेती है. कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में हम क्या बोलते हैं कि कोई एक जो सेल है उसके आसपास के जो सेल्स है वो उसमें मदद करते हैं किस तरीके की वो सेल्स जो होगी वो डेवलप होगी. सही बात है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिमूव P2. पहला क्या बोला है कि आप P2 को रिमूव कर दें. तो अगर आप P2 को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो फेट में ई फेट आ ही नहीं रहा है. ई फेट यहाँ है ही नहीं. दोनों तरफ क्या आ गया MS फेट आ गया. हियर इज ऑल्सो MS और हियर इज ऑल्सो MS.
तो अगर यहाँ पे एक सेल जो है उसको हटा दिया हमने, तो P2 को हटाने से जब फेट बदल गया, मतलब ये ऑटोनोमिक स्पेसिफिकेशन कहाँ हुई? ऑटोनोमस होता तो फिर तो खुद से चली जाती है, बट इट इज रिक्वायरिंग P2 एंड दैट्स व्हाई P2 का इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज व्हाई आपका यहाँ पे ये ऑटोनोमिक नहीं है, ये कंडीशनल है। तो ए जो हुआ वो गलत हो गया। सही है। बी क्या बोल रहा है? द डिफॉल्ट फेट ऑफ ईएमएस ब्लास्टोमेर इज एमएस सेल लिनिएज। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि P2 अगर नहीं है तो भी देखो ईएमएस से आपका एमएस तो बन ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका डिफॉल्ट पाथवे है, और उसके लिए यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ई लीनिएज। डेफिनेटली ई लीनिएज बनाने के लिए हमको कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की जरूरत है। तो बी और सी तो बिल्कुल बात सही हो रही है हमारी। उसके बाद में आखिरी में देख लेते हैं, assuming that the receptor needs to be activated for E fate, a cell C elegans embryo where the receptor is constitutively active is likely to develop cells of E fate only in all of the three above cases. Yeah, definitely. अगर कोई रिसेप्टर है जिसकी वजह से आपका ई फेट डेवलप हो रहा था, और वो रिसेप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस कर रहा है, तो फिर तो वो ई फेट ही बनाएगा ना, क्योंकि उसकी वजह से तो ई फेट बन रहा था। और वो पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है वो क्या है आपका लगातार चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब लगातार चल रहा है। तो जब वो लगातार चल रहा है तो फिर तो ई फेट ही बनना है, चाहे उसके लिए P2 मूव करे या ना करे। जैसे यहाँ पे ईएमएस को इधर, ईएमएस को इस तरफ लेके आए तो ई फेट इधर बना, पहले इधर बन रहा था जब वो यहाँ पे थी, तो ये इस जगह पे थी। तो ये सारी बातें जो है, ये डी वाला जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड दैट्स व्हाई हमारे पास जो ऑप्शन बन के आता है वो क्या है? बी, सी एंड डी आर करेक्ट। बाकी तो ए से तो एलिमिनेट कर सकते थे फिर से, और फिर बी, सी और डी को ही देखना था फिर तो। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू शिफ्ट 2। पहला सवाल क्या है भैया, देखें। इन द एवियन एम्ब्रियो द ब्लास्टोसील लाइक फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो ये भी अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे हमारे अंदर ब्लास्टोसील का डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट और वसोरा से सेटअप रहता है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसील जो बनती है आपकी काय में, एव्स में। ये काय पे बनती है? एपिब्लास्ट जो कि आपका आउटर ब्लास्टोडर्म है, और हाइपोब्लास्ट जो कि आपका इनर ब्लास्टोडर्म है, उसके बीच में ही बनती है। ठीक है, और बाकी तो इसमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। बीसीडी बाकी जो है आपका यहाँ पे वो गैस्ट्रोलेशन से रिलेटेड है, इसका ब्लास्टोसील तो कोई लेना देना नहीं है। हाइपोब्लास्ट एंड योक, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, केलर सिकल, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, ये सब गैस्ट्रोलेशन से रिलेटेड रहेंगी और रहेंगी आगे यहाँ पे आपकी ब्लास्टोसील से ऐसा जिसकी रिलेवेंस बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, जरा देखिए उसको। In response to WNT signal, beta catenin enters the nucleus definitely and binds to the LEF TCF protein by displacing which of the following proteins. तो जरा देखिए इसकी सिग्नलिंग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। ओके, नाउ हियर इज द सिग्नलिंग। पहले इसके बाद देखो ब्रूस एल्बर्ट से लिया ये डायग्राम, फिर अपन इस पे आगे बात करेंगे। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। राइट, तो पहली स्टेट है हमारे पास में जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिना WNT सिग्नल के क्या हो रहा है, विदाउट WNT सिग्नल। ये LRP रिसेप्टर है हमारा, ये फ्रिजल रिसेप्टर है, ये साइटोसोल है। अभी कोई WNT सिग्नल नहीं तो सब बंद है। यहाँ पे डिसेबल्ड जो है वो बंद है, तो ये भाई सब बंद है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पूरा है क्या है, स्कैफोल्डिक प्रोटीन के साथ में APC, एक्सिन, GSK3 जो है वो चालू है, और आपका यहाँ पे क्या है, केसिन काइनेज 1 ये भी चालू है। और उन्होंने फॉस्फोराइलेशन करा बीटा कैटेनिन को और उसको डिग्रेड करवा दिया। क्योंकि बीटा कैटेनिन डिग्रेड हुआ तो अब क्या, फॉस्फोराइलेटेड बीटा कैटेनिन तो यूबीक्विटिनाइलेटेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे आपका ये LFA1 और TCF दिख रहा होगा, LEF1 और TCF, इसको कौन जोड़ रखा है इसने? ग्रोशो ने जोड़ रखा है, और ग्रोशो ही हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर भी होगा क्योंकि इसने इनहिबिट कर रखा है। तो जो WNT टारगेट जीन है वो क्या है, बंद है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इधर आ जाओ, अब WNT आ गया तो LRP एक्टिवेट हुआ, फ्रिजल एक्टिवेट हुआ, फ्रिजल ने डिसेबल्ड को एक्टिवेट किया या डाइसेबल्ड को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से आपका JSK3 और केसिन काइनेज जो है उनको हमने यहाँ पे रिक्रूट करवाया, और बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन करने वाले दोनों जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे इनएक्टिव हो गए। क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। नाउ यहाँ पे जो बीटा कैटेनिन है जिसका पहले फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, वो डिग्रेडेशन हो रहा था, अब वो स्टेबल हो गया। अनफॉस्फोराइलेटेड बीटा कैटेनिन जो होगा वो आपका कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद में LEF और आपका TCF के साथ में काम करता है, और यहाँ पे WNT जीन के जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, और किसको हटवा देता है, ये ग्रोशो को हटवा देता है। तो हटा देने वाला कौन था भैया, तो कौन हट रहा है यहाँ पे, ग्रोशो जो है वो हट जाता है। CPB और CBP GSK3 नेमो इसका कहीं यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है, ऑलरेडी लगते हैं बट इसका यहाँ पे लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा यही है, अगले पे चलता है।
राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनरेशन इन हाइड्रा इज करेक्टेड। अभी थोड़ी देर पहले भी बात करके आए इसके ऊपर अपन कि रीजनरेशन इन हाइड्रा कैसे होता है। तो रीजनरेशन इन हाइड्रा की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रा में स्टेम सेल मीडिएटेड, मोर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस तीनों तरह के आपको क्या होते हैं, डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। जिसमें से स्टेम सेल मीडिएटेड का मतलब सीधा सीधा वही है, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होते रहेंगे। मोर्फोलेक्सिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। रीस्ट्रक्चरिंग कोई पर्टिकुलर सेल या टिश्यू होगा जिसकी रीस्ट्रक्चरिंग के साथ में हम डेवलप करेंगे। और एपिमॉर्फोसिस में क्या होगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा जो लास्ट बॉडी पार्ट होगा उसका। ये वापस से मैंने एक छोटा सा रिविजन दे दिया है क्विकली। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी। और सेक्शन सी का पहला सवाल क्या है भैया, देखें। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट इन सी अर्चिन वर पुट फोर्थ। अच्छा ठीक है, आपको बताना है वापस वही करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान देना, करेक्ट 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 पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं कि इनकरेक्ट दिखने भूल जाओ, इनकरेक्ट दिखना जरूरी है। The cell fates are determined both by autonomous and conditional mode of specification। यार ये बात तो सुनने में सही लग रही है, मतलब ऐसे ही होता है कि कुछ सेल्स जो होती है वो कंडीशनली स्पेसिफाई होती है, कुछ ऑटोनॉमिक होती है। लार्ज माइक्रोमर्स आर कंडीशनली स्पेसिफाइड। लार्ज माइक्रोमर्स जो होती है वो ऑटोनॉमिकली स्पेसिफाइड होती है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि उनके अंदर मैटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो ये वाले जो कंडीशनल स्पेसिफाइड है ये गलत हो जाता है। लार्ज माइक्रोमर्स प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड juxtacrine सिग्नल दैट स्पेसिफाई द फेट ऑफ अदर नेबर्स। ये बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की बातें तो होती है। इसके लिए तुमने एक फैक्टर पढ़ा होगा, नोडल फैक्टर। नोडल फैक्टर पे पहले सवाल भी आया हुआ है। नोडल फैक्टर जो है वो इसी तरीके से लार्ज माइक्रोमर्स से निकलता है और ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस भी करता है बाकी के फेट्स को। फिर बीटा कैटेनिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द माइक्रोमर्स। बीटा कैटेनिन इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं, बीटा कैटेनिन तो भैया आपके डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग का पूरा पार्टिसिपेशन है ना। तो डी भी गलत हो जा रहा है, तो बीओडी अगर गलत हो जाता है तो ये गया, ये गया, ये गया। आंसर क्या हो गया, ए एंड सी। आई थिंक ये तो इजी था यार, आसान सवाल था। ओके नाउ ये क्वेश्चन अपन जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन, अगली कहानी पे चलते हैं। इन वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस हर्माफ्रोडाइट्स टू एडजेसेंट सेल। अच्छा, तो हर्माफ्रोडाइट दो, तुमने शायद पता भी होगा कि सी एलिगेंस में दो सेक्सेस होते हैं, या तो हर्माफ्रोडाइट होता है या मेल होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट के बारे में बात की है। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसके अंदर बाइसेक्सुअलिटी मिलती है, मतलब वो मेल फीमेल दोनों है, फीमेल और मेल दोनों है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में दो एडजेसेंट सेल्स हैं, Z1 ट्रिपल बी और Z4 ट्रिपल ए। और इनके अंदर क्या है, एंकर सेल बनने का पोटेंशियल रहता है। और एंकर सेल क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंकर सेल जो होती है वो आपकी क्या होती है, वल्वर प्रीकर्सर सेल्स को क्या करती है अल्टीमेटली, जिसके वो पास में होती है उसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लीनिएज पे भेजने का काम करती है ना। हमसे बात किया गया है यहाँ पे कि एंकर सेल डेवलप करनी है आपको, तो एंकर सेल डेवलप करने के हिसाब से बता दो भैया क्या करना है, कैसे करना है, देख लेते हैं। सुनो, so they interact in a manner that cause one of them to become the anchor cell while the other becomes the precursor of the uterine tissue। तो यूट्राइन टिश्यू का प्रिकर्सर बन जाएगा बाकी, और एक एंकर सेल बन जाएगी। The following statement are given to describe the interaction of the two cells। पहला क्या दे रखा है, the cell secreting LAG2 become the anchor cell। और अगर थोड़ा बहुत भी तुमने पढ़ा तो तुम डेफिनेटली जानते होंगे ये बात, ये बिल्कुल सच है कि LAG2 का जो सिक्रेशन होता है यहाँ पे, तो जो सेल्स LAG2 को ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट करती है, ऐसा नहीं कि बाकी सेल्स LAG2 सिक्रेट नहीं कर रही है, लेकिन जो हाईएस्ट सिक्रेशन करेगी अमाउंट में उसको एंकर सेल बनाया जाएगा। और बाकी सेल्स जो होंगे वो कुछ और हाई अमाउंट में सिक्रेट करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिन 12 जो है वो हाई अमाउंट में सिक्रेट होगा, वो यूजुअली रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। तो ये ए स्टेटमेंट सही है। द सेल secreting Lin12 remains as a precursor of the uterine tissue। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो Lin12 secrete करती है हाई कंसंट्रेशन में वो यूटेराइन की तरफ ही रहती है, और जो LAG2 secrete करती है वो एंकर सेल की तरफ मूव कर जाती है। ए और बी तो सही है। अगला क्या दे रखा है, द Lin12 secreting cell takes the fate of anchor cell। उल्टा लिख दिया, गलत है ये। The hippokinase signaling pathway brings latest inhibition so that one cell is inhibited and the other cell is promoted to become the anchor cell। हिप्पोकाइनेस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है। अगर तुमने हिप्पोकाइनेस पाथवे पढ़ा है तो वो सर्वाइवल से रिलेटेड है, यहाँ पे आता नहीं। तो सीओडी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, यहाँ का यहाँ आंसर क्या हो गया, ए एंड बी। वो भी समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। यूजुअली क्वेश्चन टफ नहीं है, ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलो भैया। साइटोस्केलेटन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स आर क्रिटिकल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल। बिल्कुल सही बात है, तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, साइटोस्केलेटन सेल बायो में भी आ सकता है सवाल। इन द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ सी एलिगेंस, ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है सी एलिगेंस का। वंस द पोलैरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि भैया इधर एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है, इधर डोर्सल वेंट्रल सब है, द मैटरनल न्यूक्लियस माइग्रेट टुवर्ड्स द पैटर्नल न्यूक्लियस व्हिच इवेंचुअली लीड टू द फ्यूजन ऑफ टू प्रोन्यूक्लियाई। तो ये भैया यहाँ पे आपकी मदर का न्यूक्लियस है,
ये वाला, आई मीन रुक जाओ दूसरा कटा सब, दिस इज मैटरनल न्यूक्लियस ये वाला, और दिस इज पैटर्नल न्यूक्लियस। पैटर्नल न्यूक्लियस से अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी तुमको, सेंट्रोसोम। और ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। एमटीओसी के बारे में नहीं पता बाबा तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है सवाल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सवाल जो दिख रहा है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे एमटीओसी जो होता है, यहाँ से हमारे क्या बनते हैं, स्पिंडल्स बनने लगते हैं, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा जिधर ग्रो करते हैं वो होता है प्लस एंड, क्या होता है प्लस एंड, और जहां से ग्रो करते हैं वो क्या होता है हमेशा माइनस एंड। अब आप चाहते हो कि आपका जो मैटरनल न्यूक्लियाई है ये वाला, ये इस तरफ बढ़े, किसके पास जाइए, पैटर्नल न्यूक्लियस की तरफ जाते जाते, और इनका फिर क्या हो, फ्यूजन हो। तो आपको चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखो ये मैटरनल न्यूक्लियस यहाँ गया, अब ये मैटरनल प्रोन्यूक्लियर जो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ। किधर चलना पड़ेगा, प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ। वो प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ ले जाने वाला जो मोटर प्रोटीन है वो कौन सा है आपके पास में, डाइनिन। और यही आंसर है। अगर माइनस टू प्लस होता तो फिर काइनेसिन बात करते हैं अपन। और बाकी जो दो है ट्रोपोमोड्यूलिन, ट्रोपोमायोसिन और मायोसिन 2, तो ये एक्टिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं और रेगुलेटरी प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन साइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास में, काइनेसिन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आंसर क्या है अपने पास, काइनेसिन का, क्या काइनेसिन है, नहीं डाइनिन। सुन रहे हो, बस ध्यान से सुनो, डाइनिन, डाइनिन इज करेक्ट आंसर, सी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल था ये, बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि एमटीओसी पे क्वेश्चन था ये डब्ल्यू का क्वेश्चन था ही नहीं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट, फिर से एम्फीबियन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दैट फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन क्या है हमारे पास में, एक ईसीएम का कंपोनेंट है फाइब्रोनेक्टिन। द फाइब्रोनेक्टिन plays an important role in enabling the mesodermal cell to migrate into the embryo। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है। और या दिस इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि फाइब्रोनेक्टिन जो आपका ईसीएम होता है अल्टीमेटली आपकी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, और एम्ब्रियो को जो मेसोडर्मल सेल है उसको प्रॉपर तरीके से माइग्रेट कराने में भी मदद करवाता है। तो या इज ट्रू। ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई बहुत पढ़ा हुआ स्टेटमेंट होगा, लेकिन अगर तुमने थोड़ा डिटेल में ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ा है और मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट पढ़ा तो उसमें आता है ये बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे गैस्ट्रोलेशन में मदद मिलती है, हेल्पफुल इन गैस्ट्रोलेशन, हेल्प्स इन गैस्ट्रोलेशन। अगला क्या है, ऑर्गेनाइजर्स सिक्रीट प्रोटीन दैट ब्लॉक द बीएमपी सिग्नल व्हिच अलाउ द एक्टोडर्मल सेल टू बिकम एपिडर्मिस। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर जो है ये बीएमपी को तो करता है, लेकिन जो एपिडर्मिस के साथ साथ में यहाँ पे एक चीज और लिखना चाहिए थी, एंड न्यूरल टिश्यू। उसका मेन काम जो है वो न्यूरल टिश्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट प्रॉपर्ली करेक्ट। WNT signaling causes a gradient of B-catenin along the anterior posterior axis of the neural plate, which appears to specify the regionalization of the neural tube। तो भैया ये जो है आपका ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो रीजनलाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूरल ट्यूब का रीजनलाइजेशन नहीं करोगे तो आप कैसे बताओगे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा कहाँ से डेवलप होगा और कैसे डेवलप होगा, एंड दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। तो ए और सी तो सही होगा। द मोर वेंट्रल ब्लास्टोमियर इन द एंडोडर्म हैव हाई एक्सप्रेशन ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन, कि जितना ज्यादा वो वेंट्रल होगा वो उतना ज्यादा नोडल को एक्सप्रेस करेगा। तो ये बात जो है वो पूरी तरीके से प्रूवन नहीं है, एंड दैट इज व्हाई हम इसको इस तरीके से ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो आंसर है हमारे पास वो क्या है, ए एंड सी। तो या दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था ये, चैलेंजिंग क्वेश्चन। आई होप ये मजा आया होगा इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। पानी भैया, ठीक है भैया, इस सवाल पे चलते हैं आप। Following figure shows the early interaction between the apical ectodermal ridge, the AER and the limb bud mesenchyme। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये तुमने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली लिम्ब डेवलपमेंट में कि mesenchyme जो है वो विंग और लिम्ब डिसाइड करती है, और अपाइकल एक्टोडर्मल रिज जो होती है वो एक्टोडर्म का थिक हिस्सा होता है। ये सब जानते हैं, बट क्योंकि उनको भी पता है कि ये सब पढ़ चुके होंगे तो वो थोड़ा सा इसको घुमा के दूसरी तरीके से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वही भी है तो भी चल जाएगा काम काज। देखते हैं। The red lines with block head indicate repression, while the black line indicates activation। ठीक है, तो रेड और ब्लैक को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि लाल वाला जो है वो ब्लॉकिंग बता रहा है, और जो आपका ब्लैक वाला है वो क्या है, आपका एक्टिवेशन बता रहा है। The following statements were made regarding the development of a tetrapod limb। पहला बोल रखा है, when the limb bud grows, super ये आपका sonic hedgehog creates a new signaling center that induces the posterior anterior polarity। पोस्टीरियर एंटीरियर पोलैरिटी के लिए इसमें बात की गई है कि भैया ये इस तरीके से आपका क्या है सेटअप होता है।
लेकिन पोस्टीरियर इंटीरियर पोलैरिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस जो है, यहाँ पे जो सिग्नलिंग सेंटर बनता है वो बनता है, और वो सिग्नलिंग सेंटर जो होता है वो होता है जोन ऑफ पोलराइजिंग, जेडपी है जो जोन ऑफ पोलराइजिंग। और इसमें हम बात करते हैं एक्टिविटी, पोलराइजिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये बात तो सही लिखी हुई है कि हाँ सुपरसोनिक हैजॉग जो सोनिक हैजॉग जो है वो इसको डेवलप करवाता है। When the concentration of FGFs rises, it can inhibit gremlin, thus allowing BMP to begin repressing the AER FGFs। यार ये बात भी सही है, देखो ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि concentration of FGFs rises, FGFs अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे FGFs है, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे भी FGF बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ये दोनों बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे एक लूप चलेगा, कौन सा लूप चलेगा? FGF ग्रेमलिन लूप चलेगा, जिसकी वजह से योर ग्रेमलिन जो होगा वो इनिबिट हो जाएगा। दिख रहा है, इनिबिटेड ग्रेमलिन। इनिबिटेड अगर होगा ग्रेमलिन, तो ग्रेमलिन जो है वो आपका इनिबिट कर रहा था बीएमपी को, तो बीएमपी पे उसका इनिबिशन नहीं रह पाएगा, तो बीएमपी जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर बीएमपी एक्टिव हो जाएगा तो वो इनिबिट कर देगा एईआर को, और आपके एफजीएफ को भी साथ में, इधर के एफजीएफ को भी इनिबिट कर देगा। तो दैट इज वाई ये ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट, कि जब आपका बी एफजीएफ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो ग्रेमलिन को इनिबिट कर देता है, जिससे बीएमपी चालू होकर फिर एईआर एफजीएफ को भी इनिबिट कर सकता है, रिप्रेस कर सकता है। तो ए सही है, बी सही है। अगर ए और बी सही है तो आपके पास ऑप्शन ही डायरेक्ट आ जाता है, ए और बी का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला। ये चीज भी सिंपल थी। बट यहाँ पे बोल रखा है एफ जी एट 4917 फ्रॉम द एईआर, फ्रॉम द एईआर, तो 4917 फ्रॉम द एईआर इनहिबिट्स सोनिक हेजॉग टू स्टेबलाइज द जेडपीए। ये उल्टा लिखा हुआ है, देखो ये तो इसको प्रमोट कर रहा है, ब्लैक लाइन आ रही है ना एफजीएफ सोनिक हेजॉग पे, तो ये तो उल्टा लिखा है, गलत हो गया। रिप्रेशन ऑफ ग्रामलिन सिंथेसिस हेल्प्स मेंटेन द एईआर, हेल्प्स मेंटेन द एईआर तो नहीं, मेंटेन करने के लिए तो नहीं है वो। अगर ग्रामलिन ऑफ होगा तो फिर आपका जो एईआर होगा वो भी क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि ग्रामलिन जो है ये बीएमपी को रोक रहा है और बीएमपी एईआर को रोक रहा है। तो ग्रामलिन अगर चालू होगा तो बीएमपी बंद होगा, और तब एईआर जो होगा वो चालू होगा, मतलब मेंटेन होगा। तो ग्रेमलिन का रिप्रेशन नहीं करना है, उसका एक्टिवेशन करना है अगर हमको एईआर जो है वो मेंटेन चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द फर्टिलाइजेशन अकरिंग इन सी अर्चिन। सी अर्चिन के फर्टिलाइजेशन से वापस से सवाल है, वापस वही सेम पैटर्न पे। कीमो अट्रैक्टेंट ऑफ अ स्पर्म टू द एग इज मीडिएटेड बाय स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स लाइक बाइंडिंग। कीमो अट्रैक्शन जो है वो आपका बाइंडिंग की वजह से नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। कीमो अट्रैक्टेंट जो है वो आपका रिसेक्ट होता है, और इसके बारे में भी पहले सवाल आया हुआ है, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रिसेक्ट जो है वो कीमो अट्रैक्टेंट होता है जो एग रिलीज करती है, और फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को देखते हुए स्पर्म वहां तक जाते हैं कि भैया यहाँ पे एग है, और जैसे यहाँ ये एग है और इसने पूरे अपने आसपास का रीसेट का ग्रेडियंट सेट किया, तो ग्रेडियंट कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेडियंट होगा और यहाँ पे लोएस्ट। तो यहाँ पे किसी स्पर्म ने इसको एनकाउंटर किया, मतलब बहुत सारे स्पर्म एक साथ एनकाउंटर करेंगे, तो वो स्पर्म जो होगा इस ग्रेडियंट के फॉलो करते हुए कहाँ चला जाएगा, एग तक चला जाएगा। तो ये ग्रेडियंट जो है वो रिसेक्ट की तरफ से आता है, बाइंडिंग की तरफ से नहीं आता। बाइंडिंग तो भैया प्रॉपर बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बी क्या बोल रखा है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड द रिलीज ऑफ एंजाइम्स इन अगर एक्सोसाइटोसिस। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, फर्टिलाइजेशन में होता ही है। द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन, ये उल्टा लिखा हुआ है पता है। कैपेसिटेटेड जो आपकी स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है वो बाद में होती है, और कैपेसिटेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली पहले डेवलपमेंट में हो जाता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि ये जो कैपेसिटेशन वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ये सी अर्चिन में लगती ही नहीं है, ये लागू ही नहीं करती सी अर्चिन में। ये मैमल्स के लिए यूज की जाती है मेजरली। किसके यूज किया जाती है, मैमल्स के लिए यूज की जाती है। तो सी अर्चिन के लिए कैपेसिटेटेड बोलना थोड़ा सा वैसे भी गलत है, और कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है ये आपका डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, और एक्रोसोमल रिएक्शन फिर आती है बाद में, पहले से डेवलप हो जाता है फिर एक्रोसोम। The acrosome protein mediating the critical cell specific species specific binding event is resect। और यहाँ पे E जो है वो है the slow block to polyspermy is accompanied by a cortical granule reaction। तो E तो देखो सही है यार, और यहाँ पे E सही है, B सही है, C गलत है। mediating the critical is resect। resect जो है हमारा यहाँ पे बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाइंडिंग के लिए कौन है, बाइंडिंग। ये दोनों स्टेटमेंट में उल्टा कर दिया इन्होंने, बाइंडिंग। और आखिरी में ई सही है, ई यहाँ से है, ये ई है, ई यहाँ से ई सही है, ई और बी का सही है, वो सही आंसर वही है, बी और ई। लेट्स मूव ऑन। नाउ जून के बाद अब बना रहे हैं दिसंबर पे। दिसंबर में
शिफ्ट 1 सेक्शन बी पहला सवाल क्या है सर, देखिए जरा। Which one of the following statement regarding the developmental potential of the cell in embryo is incorrect? Incorrect पूछा है सर, incorrect. The cell of the 4 cell stage mouse embryo are totipotent. Totipotent का मतलब होता है कि भैया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चारों के अंदर टोटिपोटेंसी होती है क्या? अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इज इट पॉसिबल टू हैव द टोटिपोटेंसी इन ऑल द 4 ऑफ द स्टेज सेल? द आंसर इज ट्रू। ऐसा होता है कि जो आपको चारों सेल स्टेज होती है, तो वो चारों सेल्स जो है वो अपने आप में इतना कैपेसिटी रखती है कि वो सब 4 अलग अलग माउस डेवलप कर सकती हैं। अलग हो जाती है तो नहीं होती है तो फिर एक माउस बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन the cell of the inner cell mass of the mouse blastocyst differentiate into trophoblast, trophectoderm, mesoderm and endoderm। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक गड़बड़ है। ईसीएम जो है इनर सेल मास, ये बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट बनाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो से रिलेटेड है यार, एम्ब्रियो प्रोपर से रिलेटेड है। और वो एम्ब्रियो प्रोपर जो है वो एक्टो, मीजो और एंडो बनाता है। यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी है डायरेक्टली जो ये, और इसमें ट्रोफेक्टोडर्म थोड़ी होता है, ट्रोफेक्टोडर्म होता है क्या? तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो ये गलत हो जाता है। डिफरेंशिएटेड ट्रोफेक्टोडर्म, हाँ ठीक है। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल इन टेस्टिस आर यूनिपोटेंट, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करती है। और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू ब्लड सेल्स आर मल्टीपोटेंट, ये बात बिल्कुल सही है। गलत कौन सी है? सिर्फ सेकंड वाली। अगर वो नहीं भी पता थी तो बाकी 3 स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए थे और उससे बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is correct for dosage compensation in humans? Dosage compensation का क्या मतलब होता है? ये हमारी मम्मी होती है, ये पापा होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम मम्मी के पास ज्यादा होता है तो इसमें से रैंडम किसी सेल में ए वाला और किसी में बी वाला जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसको क्या करते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। इसके लिए कौन सा आरएनए लगता है वो तुम मुझे बताओगे कमेंट में। एक आरएनए लगता है और उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं, वेट अ मिनट, इसको एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेशन। तो वो किस पे होती है मिथाइलेशन, वो थोड़ा सा बताओ। अगर याद है तो, नहीं याद है तो कोई वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल अगर इन द जाइगोट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जस्ट आफ्टर जाइगोट तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे आपका क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के टाइम पे होता है ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो नहीं। X chromosome inactivation is non-random. In some individuals, maternal axis is inactivated while in other paternal axis inactivated। गलत है, ये पूरी तरीके से रैंडम इवेंट होता है ना। और इसके अगर हम आगे बात करें कि वाई क्रोमोसोम मेल सीन इज बार बॉडी, नो, बार बॉडी इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है। द बॉडी ऑफ द फीमेल इज द मोज़ेक ऑफ सेल्स, सम हैविंग पैटर्नल एक्स अदर हैविंग मैटरनल एक्स इनएक्टिवेटेड, बिल्कुल सही बात है। कुछ सेल्स होंगी जो पापा से मैटरनल पैटर्नली इम्प्रिंटेड होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो आपकी मैटरनल एक्स इनएक्टिवेशन के बारे में बात करिए तो कुछ में पापा के एक्स क्रोमोसोम कुछ होंगे और कुछ में मदर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। लेट्स मूव ऑन, अगले सवाल पे चलते हैं। सेक्शन सी से शुरू करते हैं भैया। देखिए पहला, mechanism of primary sex determination is best known in drosophila and mammals. Given below a statement regarding to sex determination in these two model systems. सेक्स डिटर्मिनेशन पे सवाल है और इस पे ऑलरेडी हम पहले सवाल एक बार कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर इट, याद है? हाँ चलो याद है ना, अच्छी बात है। देखते हैं, पहला बोला है in Drosophila if SRY gene product is present it may block beta catenin signaling along with SF1 activate the SOX9 signaling। तो ये पहला स्टेटमेंट दे रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। और पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ही गड़बड़ है। SRY जीन जो है वो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता ही नहीं है, वाई क्रोमोसोम पे होता है, उसका कोई लेन देन ही नहीं यहाँ पे। तो ये SRY जीन जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पे जो सेक्स है वो किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, वो आपके X:A रेशियो के हिसाब से होता है कि X कितने हैं और उसके बाद में उसमें ऑटोसोम्स कितने हैं। ठीक है, नाउ in mammals the alternate splicing of SXL sex lethal transcript that remove a stop codon and allow formation of a functional protein is responsible for initiating the female sex determination। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में सेक्स लेथल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे SRY है तो फीमेल्स जो होती है वो डिफॉल्ट पाथवे होता है, ध्यान रखना। अगर वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो वो SRY जीन लेके आता है और SRY जीन जो होता है वो मेलनेस के लिए लेके जाता है। बाकी ऑलरेडी वहाँ पे फीमेल जो है वो डिफॉल्ट पाथवे है, वो तो बनना ही बनना है अगर आपका यहाँ पे वाई क्रोमोसोम और SRY जीन नहीं है। ठीक है, और ये ड्रोसोफिला का खेल है, SXL वाला हमारे अंदर नहीं चलता है। A trans-splicing event in a TRA transcript result in the formation of functional TRA protein in Drosophila। तो ट्रांस स्प्लाइसिंग जो है आपकी यहाँ पे ड्रोसोफिला में ट्रांस स्प्लाइसिंग इवेंट देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है।
और इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ज़रा इसके बारे में पढ़ना ज़रूर, और अगर मिले तो कमेंट ज़रूर करना कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, ज़रा मैं भी देखूँ। तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग और ट्रांस स्प्लाइसिंग में अंतर है। नाउ एक्सो इंडिविजुअल्स इन ड्रोसोफिला आर मेल्स while XXY individuals are females। और डी जो है वो सही है बिल्कुल। क्यों, अरे यार यहाँ पे मैं वो डॉट हटाना भूल गया भैया, सॉरी। डी जो है वो सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस से सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन होता है रेशियो से, एक्स इज टू ऑटोसोम। इसका रेशियो जो है उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि मेल है या फीमेल है, क्योंकि उसी के साथ पूरा का पूरा खेल चल रहा है। दूसरा, now this is another question, interesting one, just give me a moment and then we'll start। राइट गाइस, सो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो आई होप कि मुझे यहाँ पे ये पॉज करना पड़ेगा, तो विल टॉक अबाउट इट, या तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो अलग से बनाऊंगा, अभी के लिए इसको रोकना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है।